नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल की कंप्लीट सीरीज में आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था ब्रह्मांड के बारे में कंप्लीट। इसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने सौर मंडल के बारे में डिटेल से पढ़ा था और आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह हमारा तीसरा लेक्चर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन, और दूसरी होती है परिक्रमण, जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। दोस्तों, घूर्णन का मतलब होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर यानी कि अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसको कहा जाता है घूर्णन गति। आगे आपको इसकी और क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आप समझिए कि अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करती है उसको परिक्रमण गति यानी कि रिवॉल्यूशन कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर दिन तथा रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। इसको समझिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है और मान लीजिए ये सूरज है। तो इस सूरज की जो रोशनी पड़ती है तो वो इस आधे हिस्से पे पड़ेगी, यानी कि इस वाले हिस्से पे पड़ेगी और इस वाले हिस्से पे नहीं पड़ेगी। तो ये जो व्रत है, इस व्रत को यानी ये इधर भी होगा और इसके उस तरफ भी होगा, तो ये एक व्रत बनेगा। तो ये जो दिन और रात को विभाजित करने वाला जो व्रत है, इसको प्रतिदीप्ति व्रत के नाम से जाना जाता है। कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि प्रतिदीप्ति व्रत किसे कहते हैं। तो दिन और रात को विभाजित करने वाले व्रत को प्रतिदीप्ति व्रत कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया था घूर्णन गति, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको ये येलो कलर की एक एक्सिस नज़र आ रही है और एक एक्सिस आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है। तो जो येलो कलर की जो एक्सिस है, ये है इसकी काल्पनिक एक्सिस यानी कि पृथ्वी की काल्पनिक एक्सिस। और जो हमारी पृथ्वी है वो थोड़ी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है इस अक्ष से। तो ये जो ब्लू है, इसके जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल हैं जो कि इस येलो एक्सिस के चारों तरफ घूमते हैं। तो इसको बोलते हैं घूर्णन गति। अब इसके बाद में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था परिक्रमण गति, तो ये हमारा सूर्य है हमारे सौरमंडल के अंदर और ये हमारी पृथ्वी है। अब ये देखिए कि ये जो सूर्य है, इस सूर्य की चारों तरफ एक निश्चित कक्षा है। इन निश्चित कक्षा में ये जो पृथ्वी है ये चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली जो गति है उसको बोलते हैं परिक्रमण गति यानी कि रिवॉल्यूशन। आई होप कि आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। आगे हम डिटेल से देखते हैं घूर्णन गति के बारे में। देखिए दोस्तों, घूर्णन जो गति है वो हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, जैसे कि ये हमारी दिशाएं होती हैं। ये इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पूर्व, और इधर होता है उत्तर, और इधर होता है दक्षिण। तो हमारी जो पृथ्वी है वो इस प्रकार से घूमती है, इस प्रकार से घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। और एक लट्टू की बात आपने देखा होगा कि बचपन में जो छोटे बच्चे एक धागे से बांध के एक लट्टू रहता है, जब उसको फेंकते हैं तो वो जब जमीन पे गिरता है तो वो जब घूमता है तो वो थोड़ा लुढ़कता रहता है। तो उसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है वो भी अपने अक्ष पर गति करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। इसको पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। दोस्तों, इसका एक और नाम है परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति, कई बार घूर्णन गति की जगह परिभ्रमण गति दे दिया जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। घूर्णन गति और परिभ्रमण गति दोनों एक ही। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व घूम रही है ना, वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 463 मीटर प्रति सेकंड या फिर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। और ये जो घूम रही है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इस रफ्तार से 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा कर लेती है। यानी कि जहां से शुरू होती है, कोई बिंदु जहां से शुरू होता है वो बिंदु 23 घंटे 26
56 मिनट व 4 सेकंड में दोबारा उसी स्थान पे आ जाता है। तो इसको कहते हैं एक घूर्णन गति, जिसको हम लगभग 24 घंटे मान लेते हैं। और हमारा एक दिन कितने का होता है? 24 घंटे का। यानी कि एक घूर्णन गति पूरी होने में क्या होता है? एक दिन रात पूरा होता है, जिसको हम जनरली बोल देते हैं कि एक दिन पूरा हो गया। इसी कारण से ये, यानी इस घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। दोस्तों, दिन और रात क्यों होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि सूरज की जिस तरफ पृथ्वी का हिस्सा होगा उस तरफ तो होगा दिन, और जो पीछे वाला हिस्सा होगा उस तरफ होगी रात। पूरे वर्ष विषुवत रेखा पर दिन व रातें समान होती है। क्यों समान होती है दोस्तों? क्योंकि ये देखिए, हमारा ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो ये जो सूर्य है और ये हमारी भूमध्य रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो ये जो सूर्य की रोशनी है वो सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर, जिसके कारण यहाँ पर दिन व रातें समान रहती हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दिन व रातें पूरे जो पृथ्वी है वह कहाँ पर समान रहती है, तो आपको बताना है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हाँ, मतलब ऊपर, जैसे ऊपर और नीचे जो दिन व रातें हैं वो समान क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, जिसके कारण दिन और रातें उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में समान नहीं रहते। ठीक है दोस्तों, आपको घूर्णन गति समझ आई होगी। आगे चलते हैं। आगे देखिए, हम देखते हैं कि घूर्णन गति, जिसको दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि एक दिन पूरा हो जाता है ना, इसलिए घूर्णन गति को दैनिक गति भी कह देते हैं। अब इस घूर्णन गति के क्या क्या प्रभाव होते हैं दोस्तों? यहाँ से एग्जाम्स में ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि आपको प्रभाव दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस गति के कारण होता है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रभाव आपको याद रखना है घूर्णन गति का, दिन और रात का होना, यानी दिन और रात घूर्णन गति के कारण होते हैं। दूसरा प्रभाव आपको याद रखना है हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना। ये कैसे होता है दोस्तों? दोस्तों, ये जो हमारी पृथ्वी है, जब ये घूमती है तो एक बल उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं आभासी बल, और उसका नाम दिया जाता है कोरियोलिस बल। अब इस कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है दोस्तों कि ये जो हमारी, जैसे ये पृथ्वी है और ये हमारी भूमध्य रेखा, तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर इस एरिया के अंदर क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर जो उच्च दाब के क्षेत्र रहते हैं, यानी कि वहाँ पर रोशनी कम पड़ती है, यानी तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पे जो जनरली उच्च दाब का क्षेत्र रहता है। अब हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, तो ये जो हवाएं हैं वो कुछ इस तरफ चलनी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है, घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण एक कोरियोलिस बल, जिसको आभासी बल भी कहा जाता है, वो उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाती है। तो हमें जो हवाएं हैं वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से कुछ इस प्रकार से आती हुई नजर होती है, इनकी तिरछी आती हुई नजर होती है, और इसका क्या कारण है? कोरियोलिस बल। तो ये दूसरा इफेक्ट था जो मैंने आपको बताया कि पहला था दिन और रात का होना घूर्णन गति के कारण, दूसरा हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना। यानी कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? घूर्णन गति के कारण। तीसरा प्रभाव आपको याद रखना है इसमें, ज्वार भाटे की दैनिक या अर्धदैनिक आवृत्ति। दोस्तों, जब हम ज्वार भाटे को डिटेल से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आपको केवल यहाँ पे ये याद रखना है कि ज्वार भाटे की दैनिक तथा अर्धदैनिक आवृत्ति एवं इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की जो दिशा है वो पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है। तो ये तीन इफेक्ट आपको याद रखने हैं घूर्णन गति। अब आगे चलते हैं। आगे हम परिक्रमण गति यानी कि रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि रिवोल्यूशन क्या होती है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन, अब सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो उसको कहेंगे परिक्रमण गति। मैंने आपको बताया था कि सूर्य हमारा केंद्र में है सौरमंडल के, और जो बाकी हमारे सौरमंडल के अंदर 8 ग्रह हैं वो उस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वो पृथ्वी भी चारों ओर चक्कर लगा रही है एक निश्चित कक्षा के अंदर, तो इसको कहते हैं परिक्रमण गति। और जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है वो लगा रही है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी की,
ये वृत्त में ना लगाकर दीर्घवृत्ताकार। अब दोस्तों ये दीर्घवृत्त क्या होता है? मैं आपको बता दूं, दीर्घवृत्त का मतलब होता है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि ये हमारा यहाँ सूर्य होता है और ये हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच, ये न्यूनतम रहती है, और जब सूर्य चक्कर लगाकर यहाँ पे आ जाती है तो ये जो दूरी है ये अधिकतम रहती है। यानी कि हमेशा दीर्घवृत्त में किसी वस्तु की जो स्थिति है, यानी दो वस्तुओं की जो स्थिति है उनके बीच की जो दूरी है वो बदलती रहती है, लेकिन जो वृत्त रहता है उस वृत्त में बदलती नहीं है। लेकिन जो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। आपको याद रखना है कि जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इसके बाद में देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड में पूरी हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको सुविधा के अनुसार 365 दिन ही मान लेते हैं, यानी कि हमारा जो एक वर्ष है हम मान लेते हैं कि 365 दिन का होता है। लेकिन दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड यानी लगभग जो 6 घंटे हैं, इस 6 घंटे को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। और ये एक साल में 6 घंटे हो गए ना, तो 4 साल में कितने हो जाएंगे, 24 घंटे। यानी कि 4 साल में 24 घंटे होकर ये एक दिन के बराबर हो जाएगा। और इसीलिए हम जो 4 साल के बाद 365 दिन की जो एक साल है, फिर अगली 365, फिर उसके बाद में अगली 365, और जो चौथी आएगी उसको हम कहते हैं 366 दिन वाला साल, और उसको हम कहते हैं अधिवर्ष हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं लीप वर्ष। तो ये जो 6-6 घंटे जुड़ के एक दिन हुआ, उसको हम जोड़ देते हैं एक साल के अंदर, और ये 4 साल के बाद में हमारे को मिल जाता है एक लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष, जो कि 366 दिन का होता है। और ये जो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया है, इसको हम कहाँ पे जोड़ते हैं, फरवरी महीने में जोड़ते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हर 4 साल बाद में जो फरवरी का जो महीना है वो 28 के बजाय 29 का आता है। तो ये थी हमारी परिक्रमण गति। अब हम देखते हैं परिक्रमण गति या फिर वार्षिक गति। क्यों? क्योंकि एक वर्ष पूरा हो जाता है ना, इसीलिए वार्षिक गति भी बोल देते हैं। अब इस परिक्रमण गति के हम प्रभाव देखते हैं। यहां से भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि घूर्णन गति और परिक्रमण गति, इन दोनों के जो प्रभाव है वहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके प्रभाव देखिए। सबसे पहले देखिए, दिन रात का छोटा और बड़ा होना। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। दिन रात का होना तो होता है घूर्णन गति के कारण, और दिन रात का छोटा या बड़ा यानी दिन रात की जो अवधि है वो होती है परिक्रमण गति के कारण। दूसरा इसका प्रभाव है ऋतु परिवर्तन के। जैसे हम देखते हैं ना, ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है। ये जो ऋतु आती है उसका जो कारण है वो है परिक्रमण गति। आगे हम और इसको डिटेल से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ऋतु परिवर्तन होता है। इसके अगला प्रभाव है करक और मकर रेखाओं का निर्धारण। दोस्तों, एक जब जो सूर्य है, जब विषुवत रेखा पर इसकी जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे जो सूर्य है उसका उत्तरायण होने लगता है, यानी कि जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में जाने लगता है। तो उससे हमें कर्क रेखा का निर्धारण करते हैं, और उसके बाद में कुछ समय बाद में वो जो सूर्य है वो फिर से नीचे की तरफ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में आने लगता है, और उससे हमारी जो मकर रेखा है उसका निर्धारण होता है। अब आपको पता होगा कि जो कर्क रेखा है वो हमारा ये जो 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा है उसके ऊपर 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तर यानी कि नॉर्थ, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। और यहाँ पे जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, उसको बोलते हैं हम मकर रेखा। तो इन दोनों रेखाओं का निर्धारण परिक्रमण गति के कारण होता है। अगला जो हमारा प्रभाव है वो किरणों का सीधा और तिरछा चमकना। दोस्तों, परिक्रमण गति के कारण किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, ये भी किसके कारण डिसाइड होता है, परिक्रमण गति के कारण। अगला हमारा जो प्रभाव है वो है उपसौर और अपसौर की स्थिति। दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा आपको कि उपसौर और अपसौर की स्थिति क्या होती है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि उपसौर और अपसौर की जो स्थिति है उसका कारण परिक्रमण गति है। इसके बाद भी देखिए, अगला जो हमारा प्रभाव है, ध्रुवों पर 6 माह का दिन व 6 माह की रात। आपसे पूछे कि जो पोल्स हैं वहां पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है, तो ये किस गति के कारण होती है, तो वो परिक्रमण गति के कारण होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए,
ऋतु परिवर्तन क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस तिरछी है, यानी कि ये काल्पनिक एक्सिस है और ये हमारा नॉर्थ पोल है यहाँ पर और ये हमारा साउथ पोल है। तो ये हमारी जो पृथ्वी है ये यहाँ पर ये देखिए जो एंगल है ये है 23.5 डिग्री, ये इतनी झुकी हुई है। इस झुकी होने के कारण क्या होता है कि जो इस झुकाव के कारण जो सूर्य की किरणें हैं वो प्रभावित होती है, यानी कि सीधी ना पड़ के क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो भी तिरछी है। अब देखिए दोस्तों, इसके कारण क्या होता है, ये तिरछी होने के कारण जो सूर्य की रोशनी है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पड़ती है, यानी कि उसका जो इफेक्ट होता है वो अलग अलग होता है। और इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण हमारे पास ऋतुएं उत्पन्न होती है, जिसमें बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत, जिसको शिशिर भी कहा जाता है। तो ये ऋतुएं उत्पन्न होती हैं। मैं आगे और बताता हूँ आपको वो कैसे होता है। ये डायग्राम देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले ये 22 दिसंबर की स्थिति है, इसको देखिए आप। ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी पर क्या होता है, जब ये सूर्य की जो रोशनी पड़ती है तो ये घूमी है, यानी कि झुकाव है इसके अंदर। झुकाव होने के कारण क्या होता है कि ये जो सूर्य की रोशनी है ये दक्षिणी गोलार्ध में तो ज़्यादा पड़ती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कम पड़ती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में तो रहती है शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में रहती है ग्रीष्म ऋतु। तो जो 22 दिसंबर की स्थिति है, जो 22 दिसंबर की स्थिति है उसमें आप देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में तो शीत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। अब जब पृथ्वी घूमती हुई 21 मार्च की स्थिति भी आ जाती है, तो उस समय देखिए दोस्तों, जो सूर्य की रोशनी है वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। तो उत्तरी जो गोलार्ध है वहां पर तो होगी बसंत ऋतु और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे होगी शरद ऋतु। ये बीच की स्थिति है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके बाद में 21 जून की स्थिति को देखिए। 21 जून की स्थिति को पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ रहेगा, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगी। यानी कि अब जो सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में कम पड़ेगी और उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ेगी। तो 21 जून की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। इसके बाद में 23 दिसंबर की जो स्थिति है उसको देखिए, वही वाली स्थिति है 21 मार्च वाली स्थिति, लेकिन अब जो उत्तरी गोलार्ध है वो ऊपर है, जिसके कारण क्या होगा, ऊपरी जो उत्तरी गोलार्ध है वहां तो होगी शरद ऋतु और जो दक्षिणी गोलार्ध है वो होगी बसंत ऋतु। तो ये चार स्थितियां थी। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म, और इसका उल्टा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और 21 मार्च और 23 दिसंबर की जो स्थिति है वहां पर होगा, क्या होगा वहां पर, एक्विनोक्स बोलते हैं इसको, एक्विनोक्स। यानी कि एक्विनोक्स का मतलब होता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर की जो स्थिति है उसमें जो सूर्य की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी। इसका मतलब है कि 21 मार्च को तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, और 23 सितंबर को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो जाएगी। तो ये जो ऋतु का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे देखिए आप, ये मैंने आपको समझा दिया 21 मार्च और 21 जून की स्थिति को और 23 सितंबर और 22 दिसंबर की स्थिति। अब दोस्तों हमारी एक स्थिति परिक्रमण गति के कारण उपसौर और अपसौर की स्थिति। ये उपसौर और अपसौर क्या होता है, देखिए दोस्तों, इस डायग्राम को देखिए। जब ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है कितनी, 14.7 करोड़ किलोमीटर, तो इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। और जब पृथ्वी घूमकर ऐसे घूमकर यहां आ जाती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो अधिकतम हो जाती है, कितनी, 15.2 करोड़ किलोमीटर, तो इसको कहा जाता है अपसौर। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों जब पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी न्यूनतम रहती है तो उसको उपसौर कहा जाता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी हो जाती है तो उसको अपसौर कहा जाता है। आप इसको याद रख सकते हैं, अप का मतलब ऊपर, तो अपसौर यानी कि ज्यादा, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी हो, और उपसौर मतलब छोटा, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी हो तो उसे कहा जाएगा उपसौर। अब ये स्थितियां किस किस दिन होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो उपसौर की स्थिति है वो 3 जनवरी को होगी,
जो उपसौर की स्थिति है वो 3 जनवरी को आपको देखने को मिलेगी, यानी 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होगी। और जो अपसौर की स्थिति है वो होगी 4 जुलाई को, 4 जुलाई को होगी, यानी 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। पृथ्वी की गतियाँ तथा जो पृथ्वी की गतियों के कारण जो प्रभाव हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी बताएं कि जो विश्व भूगोल है उसकी सीरीज चल रही है, कंप्लीट सीरीज चल रही है। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र